तो दोस्तों स्वागत है आप का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं भविष्य में, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों रेलवे ने अपने सवाल पूछने के तरीके को बहुत बदल दिया है। अब रेलवे क्या क्या सवाल पूछ रहा है, आपको उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो के अंदर से आपकी परीक्षा के अंदर 4 से 6 सवाल हूबहू छपे हुए मिलेंगे। इसकी पूरी गारंटी ली जाती है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए सबसे पहले और महत्वपूर्ण सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में है, अनुच्छेद 108 में है, अनुच्छेद 129 में है या अनुच्छेद 226 में है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपके सामने लिखे चारों ऑप्शन अति महत्वपूर्ण है। मैं चारों की व्याख्या करने वाला हूं। आपको एक सवाल से 4 से 5 सवाल मिलेंगे। सारे सवाल आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। हमारा सवाल है बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आपको बता दें जो बजट का उल्लेख है वो आर्टिकल 112 के अंदर है। इसको आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? तो आपको याद में रखना ज्वाइंट सिटिंग। किससे दोस्तों? ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 129 क्या दोस्तों कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। है दोस्तों अनुच्छेद 112 क्या कहता है? बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित है। और अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। और दोस्तों अनुच्छेद 226 क्या कहता है? तो आपको याद में रखना है हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट होता है वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की रिट जारी करता है। किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत है। इसको आप नोट करते चलिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। आप दोस्तों नोट करते चलिएगा, सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गति शक्ति के कितने इंजन हैं? अति महत्वपूर्ण सवाल है। 7 इंजन है, 8 इंजन है, 9 इंजन है, 10 इंजन है? दोस्तों इसकी घोषणा कहाँ की गई? इसकी घोषणा दोस्तों बजट के अंदर की गई थी। और दोस्तों यहाँ से सवाल भी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। गति शक्ति के कितने इंजन है? तो आपको याद में रखना है 7 इंजन है। और दोस्तों इसका जो पहला इंजन है, इसका जो कार्गो टर्मिनल का पहला इंजन है वो दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपको याद में रखना है आसनसोल मंडल। आसनसोल, इसको ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों गति शक्ति के कितने इंजन हैं? 7 इंजन है। और दोस्तों इसकी घोषणा कहाँ की गई थी? बजट के अंदर की गई थी। बजट 2022 पेश किया गया उसके अंदर की गई थी। दोस्तों आपको बता दें उसी बजट के अंदर 400 वंदे भारत ट्रेनों का भी दोस्तों उल्लेख किया गया है बजट के अंदर। 400 वंदे भारत ट्रेन, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ट्रेनें कितनी हैं? 400। और गति शक्ति के इंजन कितने? 7। और दोस्तों आसनसोल मंडल में दोस्तों इसका पहला कार्गो टर्मिनल स्थापित किया गया है गति शक्ति इंजन का। और दोस्तों आसनसोल मंडल कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसको आप नोट कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अति महत्वपूर्ण सवाल। धूपगढ़ है, दोदा बेटा है, किलिमंजारो है या माउंट डेनाली है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? तो आपको याद में रखना है धूपगढ़ जो होती है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। आइए दोस्तों और ऑप्शन को लेकर बात करते हैं। दोदा बेटा किसकी है? नीलगिरी की। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। दोस्तों किलिमंजारो किसकी है दोस्तों? तो आपको याद में रखना है दक्षिण में अफ्रीका की। किसकी दोस्तों? अफ्रीका की। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। और दोस्तों माउंट डेनाली किसकी? उत्तरी अमेरिका की। कौन सी दोस्तों? उत्तरी अमेरिका की। इसको आप ध्यान में रखिएगा।
दोस्तों इसी को ही माउंट डेनाली को ही माउंट मैकिन्ले कहते हैं। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा धूपगढ़। आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो आपका जवाब होगा दोदा बेटा। और दोस्तों किलिमंजारो किसकी है, तो आपको याद में रखना है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलिमंजारो। और दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि माउंट डेनाली या माउंट मैकिन्ले ये दोस्तों सबसे ऊंची चोटी किसकी है, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इन सारे सवालों को आप नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला और महत्वपूर्ण सवाल है, प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अनुच्छेद 73 दोस्तों संविधान संशोधन 73 यानी कि पंचायती राज जो व्यवस्था से संबंधित है, और 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन है, रेलवे की परीक्षा में डेली आ रहे हैं। दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया है कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द है जो नहीं जोड़ा गया है। समाजवाद नहीं जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया है, समाजवाद नहीं जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया, समानता नहीं जोड़ा गया, अखंडता नहीं जोड़ा गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है, तो आपको याद में रखना है समानता। समानता शब्द इसके अंदर नहीं जोड़ा गया है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये दोस्तों तीनों शब्द जोड़े गए हैं किसके अंदर दोस्तों, प्रस्तावना के अंदर। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों 42वां संविधान संशोधन कब का है, वर्ष 1976 का है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसी को लघु संविधान भी कहते हैं। किसको, लघु संविधान किसे कहते हैं, लघु संविधान भी इसी को कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रस्तावना में 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। और 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष का है, वर्ष 1976 का है। और दोस्तों इसी संविधान संशोधन को जो लघु संविधान कहते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे पॉइंट याद हो गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 71वें संविधान संशोधन से संबंधित भाषा नहीं है। आप इसको नोट करके रखिएगा। 71वें संविधान संशोधन से संबंधित भाषा नहीं है, नेपाली नहीं है, मणिपुरी नहीं है, कोंकणी नहीं है, सिंधी नहीं है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें 71वां संविधान संशोधन, इसके अंदर कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था, इसके अंदर 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी कि दोस्तों नमक, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। दोस्तों 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। आइए दोस्तों भाषा संबंधित आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। दोस्तों 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो आपको याद में रखना है 8वीं अनुसूची में हमारे संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। 14। 15वीं भाषा दोस्तों 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब दोस्तों 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी। 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, सिंधी को जोड़ा गया। और दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन है। और दोस्तों फिर आया 71वां संविधान संशोधन है। इसके अंदर दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी दोस्तों, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। दोस्तों कितनी भाषाएं हो गई, 14 पहले थी, 1 सिंधी को जोड़ा गया 15 और 3 ये 15 और 3 18। दोस्तों 18 भाषाएं हो गई। और दोस्तों जो हुआ था फिर 92वां संविधान संशोधन, कौन सा दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी दोस्तों जोड़ी गई थी, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, आप एक बार फिर से इनको पढ़िएगा। दोस्तों 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया, 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। हमारे मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी, 8 भाषाएं थी। और दोस्तों 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यानी कि नमक। और फिर दोस्तों उसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता है, उसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी दोस्तों, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। इसको आप नोट करके रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे यहाँ से कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे सवाल आपने नोट कर लिए होंगे, आपको समझ में आए होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, ये दोस्तों वैदिक सभ्यता का बहुत ही जबरदस्त सवाल है। वहां से भी सवाल ग्रुप डी पूछ रहा है, बराबर पूछ रहा है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है, 9वें मंडल में है, 10वें मंडल में है या 11वें मंडल में है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किस मंडल में है, तो आपको याद में रखना है वो तीसरे मंडल में है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्ति। क्या है दोस्तों? पुरुष सूक्ति है 10वें मंडल में। इसको आप नोट करके रखिएगा। पुरुष सूक्ति किसके अंदर है? 10वें मंडल के अंदर है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है। आइए दोस्तों कुछ और बात करते हैं वैदिक सभ्यता को लेकर। दोस्तों कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। और दोस्तों सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है संगीत संबंधी वेद कौन सा? संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो आपको याद में रखना है सामवेद। और दोस्तों जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सा वेद त्रय के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों आपको बता दें, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये दोस्तों तीनों वेद होते हैं जो वेद त्रय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दोस्तों जो अथर्ववेद होता है, अथर्ववेद कौन सा दोस्तों? जो अथर्ववेद होता है वह दोस्तों हमारे वेद त्रय के अंतर्गत नहीं आता है। इसको आप नोट करके रखिएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपसे कोई सा भी सवाल यहाँ से बन सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल, गाय को वेदों में क्या कहा जाता है? यह सवाल यूपीएससी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों महत्वपूर्ण दर्रे, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? लिपुलेख दर्रा स्थित है, नाथुला दर्रा स्थित है, बोमडिला दर्रा स्थित है या सिपकिला दर्रा स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है, तो आपको दोस्तों याद में रखना है इसके अंदर बोमडिला दर्रा स्थित है। कौन सा दोस्तों? बोमडिला दर्रा स्थित है। दोस्तों नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नाथुला सिक्किम में स्थित है। दोस्तों लिपुलेख कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। और शिपकिला कहाँ स्थित है? इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। ये दोस्तों 4 दर्रे हैं, इनको आप पढ़ के जाइएगा, इनको आप रट के जाइएगा। आपसे कोई सा भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बोमडिला दर्रा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये आपको याद में रखना है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? अति महत्वपूर्ण सवाल। यहाँ से दोस्तों आपका जो 73वां संविधान संशोधन है उसको मैं बताने वाला हूँ। 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? 29 विषय हैं, 18 विषय हैं, 20 विषय हैं या 21 विषय हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें 11वीं अनुसूची के अंदर कुल कितने विषय हैं, तो आपको याद में रखना है ये दोस्तों 29 विषय हैं। अति महत्वपूर्ण। दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन है? ये दोस्तों 73वां संविधान संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। कब हुआ था? वर्ष 1992 में शुरू हुआ था, मतलब वर्ष 1992 में इसका गठन हुआ था। लेकिन दोस्तों ये लागू कब से हुआ था? वर्ष 1993 में। कब हुआ था? वर्ष 1993 में। इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों इसकी पूरी तारीख क्या है? 24 अप्रैल 1993 में दोस्तों ये लागू हुआ था। क्या? 73वां संविधान संशोधन है। इसी के तहत दोस्तों 29 भाषाएं हैं किसके अंदर? 11वीं अनुसूची के अंदर है। दोस्तों कौन सा सन है इसकी? 1992 में इसका गठन हुआ था। और दोस्तों लागू कब हुआ था? वर्ष 1993 में। इसीलिए दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 18 विषय किसके अंदर है, तो आपको याद में रखना 74वां संविधान संशोधन। जो 74वां संविधान संशोधन है इसके अंदर दोस्तों कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे सवाल आपको नोट कर लिए होंगे, सारे सवाल आपको आ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? अति महत्वपूर्ण सवाल। शक्तिकांत दास हैं, ओसवान स्मिथ हैं, सीडी देशमुख हैं या रमा देवी हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है, तो आपको याद में रखना है ओसवान स्मिथ। अति महत्वपूर्ण नाम है। और दोस्तों वर्तमान समय में कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा। वर्तमान समय में कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और दोस्तों पहले गवर्नर कौन थे? ओसवान स्मिथ थे। दोस्तों आपसे पूछा जाए रमा देवी कौन है? ये दोस्तों पहली महिला चुनाव आयुक्त। कौन दोस्तों? फर्स्ट महिला चुनाव आयुक्त।
फर्स्ट महिला चुनाव आयुक्त, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये दोस्तों पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है? रमा देवी हैं। और दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? ऑसवान स्मिथ हैं। और दोस्तों आरबीआई के वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपको याद में रखना है 1 जनवरी 1949, ये भी सन याद रखिएगा आप। अगर आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है, तो आपको याद में रखना 1 अप्रैल 1935 है। अगर इसका पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 है। ये 3-4 सवाल हैं, आपको आपकी परीक्षा में नंबर दिलाएंगे, नोट करके रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अति महत्वपूर्ण सवाल खेल संबंधित है। शरद कमल का संबंध किस खेल से है? दोस्तों बैडमिंटन से है, टेबल टेनिस से है, मुक्केबाजी से है, तलवारबाजी से है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों बर्मिंघम खेल आपकी परीक्षा में भर भर के सवाल आ रहे हैं। आप कोई सा भी 1 दिवसीय एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको यहाँ से 100% सवाल छपा हुआ मिलेगा। शरद कमल का संबंध किस खेल से है, तो आपको याद में रखना है ये दोस्तों टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अति महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में हुए थे, और कौन से क्रम के थे? ये 22वें क्रम के थे, इंग्लैंड में हुए थे राष्ट्रमंडल खेल। उसके अंदर दोस्तों इन्होंने एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं। कितने दोस्तों? 3 गोल्ड जीते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम में ऐसे कौन खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वाधिक गोल्ड जीते हैं, तो आपका जवाब होगा कौन? शरद कमल। और दोस्तों इन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं। और किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस से संबंधित हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसके समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक कौन थे? निखत जरीन, निखत जरीन, निखत जरीन और शरद कमल, इसको ध्यान में रखिएगा। शरद कमल अति महत्वपूर्ण नाम है। अगर दोस्तों इसका ध्वजवाहक थे समापन कार्यक्रम में कौन थे? निखत जरीन और शरद कमल। शरद कमल तो टेबल टेनिस से संबंधित है, निखत जरीन मुक्केबाजी से संबंधित है। इसको आप नोट करके रखिएगा। इन्होंने भी दोस्तों मुक्केबाजी के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आइए बात करते हैं तलवारबाजी, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, भवानी देवी। नोट कर लीजिए दोस्तों, भवानी देवी किससे संबंधित है? ये दोस्तों तलवारबाजी से संबंधित है। इसी को दोस्तों फेंसिंग कहते हैं। अगर आपके सामने लिख कर आता है कि फेंसिंग या तलवारबाजी एक ही बात होती है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों आपको बता दें, जो कॉमनवेल्थ गेम हुए इसका दोस्तों शुभंकर क्या है? पैरी द बुल। दोस्तों क्या है? पैरी द बुल, इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों ये कौन से क्रम के थे? ये 22वें क्रम के थे। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम सर्वप्रथम कहाँ हुए थे, तो आपको याद में रखना है वर्ष 1930 के अंदर हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। कहाँ पर दोस्तों? हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। और दोस्तों कौन से क्रम के, सॉरी दोस्तों 21वें क्रम के आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो आपको याद में रखना है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि सन 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो आपका जवाब होगा 61 पदक जीते हैं भारत देश ने। और भारत देश ने जिसके अंदर 22 गोल्ड जीते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, भारत देश इसमें 4थे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी जानकारी आपने नोट कर ली होगी। यहाँ से दोस्तों आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम को अगर आपको पूरा देखना है, पूरी वीडियो जानकारी चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिएगा दीक्षित एजुकेशन अड्डा कॉमनवेल्थ गेम, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। आप पूरी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? दोस्तों बौद्ध धर्म, जैन धर्म भर भर के आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको चारों बौद्ध संगतियां बताई थी और दोस्तों किसके शासन काल में हुई थी ये भी बताया था। दोस्तों आज हम बात करेंगे जैन धर्म को लेकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी हैं, पार्श्वनाथ हैं, ऋषभ देव हैं या अजात शत्रु हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, जो महावीर स्वामी हैं ये कौन से? 24वें क्रम के हैं। और दोस्तों ऋषभ देव कौन से हैं, तो आपको याद में रखना है, ऋषभ देव दोस्तों पहले हैं। पार्श्वनाथ हैं कौन से? 23 नंबर के, इसको आप नोट करके रखिएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ हैं। पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव हैं। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी हैं। दोस्तों बहुत ही सरल सवाल है, बच्चे को पता होता है, लेकिन दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, आप सारे सवालों को नोट करते चलिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है।
असम में मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है या तमिलनाडु में मनाया जाता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जो दोस्तों बोनालू त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों फेस्टिवल से भी आपकी परीक्षा में 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो आपको नोट करके रखना, तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण नाम है। उड़ीसा के अंदर दोस्तों क्या क्या मनाया जाता है? रज पर्व, रज पर्व, धानु यात्रा और नुआखाई। रज पर्व, धानु यात्रा, नुआखाई कहाँ पर मनाया जाता है? ये दोस्तों उड़ीसा मनाया जाता है। असम में दोस्तों कौन कौन से एक सत्रिया क्लासिकल नृत्य है दोस्तों, इसको नोट करके रखिएगा, बहुत ही फेमस डांस है। और दोस्तों सत्रिया हो गया और बिहू, ये कहाँ से संबंधित है? ये सब दोस्तों असम से संबंधित हैं। दोस्तों तमिलनाडु से कौन सा नृत्य संबंधित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। तमिलनाडु का कौन सा डांस फेमस है? इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। बोनालू त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों तेलंगाना के अंदर ही एक दोस्तों मेदराम यात्रा मनाई जाती है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में हिंदी दिवस निकल कर गया है, तो आपसे ये सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 13 सितंबर को मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है या 27 सितंबर को मनाया जाता है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपको एक सवाल से यहाँ से 5 से 6 सवाल दिए जा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है सारे सवालों को आप नोट करते चलिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 13 सितंबर को मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद में रखना है 10 जनवरी को मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण दोस्तों सवाल है। दोस्तों 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर खाली हिंदी दिवस पूछे तो आपको 14 सितंबर याद रखना है। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो आपको 10 जनवरी याद रखना है। 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, यह भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, भाला फेंक दिवस। इसी दिन दोस्तों नीरज चोपड़ा ने जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था जापान के अंदर, उसी में भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। और कितना भाला फेंका था? 87.58 मीटर भाला फेंका था नीरज चोपड़ा ने, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट। इसको ध्यान में रखिएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं। 23 सितंबर पर्यटन दिवस, अति महत्वपूर्ण दोस्तों सन है पर्यटन दिवस, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों आ गया परीक्षा में छपने वाला सवाल। आपकी वर्तमान में कोई सी भी परीक्षा हो या दोस्तों आपकी भविष्य में भी कोई सी परीक्षा हो, यहाँ से सवाल 100% पूछा जाएगा। दोस्तों फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? अति महत्वपूर्ण दोस्तों सवाल है। ये दोस्तों किसका टूर्नामेंट होता है? ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है। और दोस्तों फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है, रोजर फेडरर ने जीता है, नोवाक जोकोविक ने जीता है या कार्लोस अल्कराज ने जीता है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? राफेल नडाल। इन्होंने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने? 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन और ये फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन किसने जीते हैं? दोस्तों राफेल नडाल ने जीते हैं पुरुष वर्ग के अंदर। दोस्तों अब बात करते हैं नोवाक जोकोविक। इन्होंने क्या जीता? विंबलडन ओपन किसने जीता? ये दोस्तों नोवाक जोकोविक ने जीता है। इन्होंने जो तक क्या जीता? यूएस ओपन, जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो आपको याद में रखना है राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल ने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और दोस्तों इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। दोस्तों नोवाक जोकोविक ने विंबलडन ओपन, जो कि दोस्तों टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, इन्होंने विंबलडन ओपन जीता है। और दोस्तों कार्लोस अल्कराज ने अभी हाल ही में संपन्न हुई यूएस ओपन जीता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों रोजर फेडरर, ये नाम आप याद करके रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अभी अपने खेल से संन्यास ले लिया है। अति महत्वपूर्ण नाम है, इसलिए दोस्तों आपसे भविष्य में पूछा जा सकता है कि रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है, तो आपको याद में रखना है ये दोस्तों
टेनिस से संबंधित हैं। और दोस्तों इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे सवाल आपने नोट कर लिए होंगे। दोस्तों मैं अभी अगली वीडियो में एक ऐसा सवाल लेकर आऊँगा जिसके अंदर पूछा जाएगा कि महिला का खिताब किसने जीता। वहाँ पर दोस्तों आपको सारी महिलाएँ नोट करा दूंगा, आप सारे पुरुष और सारी महिलाएँ नोट करके रखिएगा। आपको दोस्तों इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? अति महत्वपूर्ण। कोडागू जिला है, अमरकंटक की पहाड़ी है, महाबलेश्वर है या त्र्यंबकम की पहाड़ी है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों गोदावरी नदी है, उसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है? दोस्तों नदियों से एक सवाल पूछा जा रहा है। आइए दोस्तों बात करते हैं गोदावरी नदी को लेकर। तो दोस्तों आपको बता दें गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? त्र्यंबकम की पहाड़ी, यहाँ से निकलती है। आइए दोस्तों और ऑप्शन को लेकर बात करते हैं। यहाँ से कोडागू जिला से कौन सी निकलती? कावेरी नदी। कौन सी दोस्तों? कावेरी नदी निकलती है कोडागू जिला से। अमरकंटक से कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी निकलती है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कोडागू जिला से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। महाबलेश्वर से कौन सी निकलती है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कृष्णा नदी निकलती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नर्मदा नदी के ऊपर कौन कौन क्या क्या स्थित है तो आपको याद में रखना है। ओंकारेश्वर बांध, धुआंधार जलप्रपात और सरदार सरोवर बांध, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण नाम है, अति महत्वपूर्ण बांध है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन है? अति महत्वपूर्ण सवाल है और दोस्तों ये पुरुष वाला दोस्तों ग्रुप डी के अंदर पूछा जा चुका है। महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन है? रमेश पवार हैं, ग्रेग बर्कले हैं, राहुल द्रविड़ हैं या शेन वॉन हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। 4 ऑप्शन है, 4 के 4 ऑप्शन अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन है तो आपको याद में रखना है रमेश पवार। कौन है दोस्तों? रमेश पवार हैं महिला क्रिकेट टीम के कोच। दोस्तों ये राहुल द्रविड़, ये दोस्तों किसके? ये क्रिकेट टीम के कोच हैं, पुरुष क्रिकेट टीम के। ये क्रिकेट टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़। दोस्तों ग्रेग बर्कले आईसीसी, इसके दोस्तों हेड कौन है? इंटरनेशनल काउंसिल क्रिकेट, इसके दोस्तों हेड कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दुबई में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? दुबई में इसका मुख्यालय स्थित है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों शेन वॉन अति महत्वपूर्ण नाम है। दोस्तों इनका निधन हो चुका है। ये दोस्तों एक फास्ट बॉलर थे। कौन दोस्तों? फास्ट बॉलर थे। फास्ट बॉलर थे। कहाँ के थे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। और दोस्तों इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? नो स्पिन। नो स्पिन, ध्यान में रखिएगा। आपसे यहाँ से कोई सा भी सवाल बन सकता है। महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रमेश पवार हैं। ग्रेग बर्कले किससे संबंधित है? आईसीसी से संबंधित है और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? दुबई में स्थित है। राहुल द्रविड़ किससे संबंधित है? ये दोस्तों क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, यानी कि कोच हैं। और शेन वॉन कौन है? ये दोस्तों फास्ट बॉलर हैं। और कहाँ के खिलाड़ी थे? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। और दोस्तों इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या कहलाती है? नो स्पिन कहलाती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। अति महत्वपूर्ण दोस्तों सवाल है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? दोस्तों यहाँ से भी आपकी सब परीक्षा में सवाल बन रहा है। आप अगर अगली ग्रुप डी की परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को हुई है, 28 अगस्त 2014 को हुई है, 25 दिसंबर 2014 को हुई है या 23 सितंबर 2017 को हुई है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ तो आपको याद में रखना है 25 सितंबर 2014, इसको आप नोट करके रखिएगा। 28 अगस्त 2014 क्या हुआ? जनधन योजना। क्या दोस्तों? जन धन योजना। 28 अगस्त को क्या हुआ? जनधन योजना की शुरुआत हुई है। और दोस्तों 25 दिसंबर 2014 क्या हुआ दोस्तों? तो आपको याद में रखना है वैक्सीनेशन, टीकाकरण से संबंधित है दोस्तों, टीकाकरण से संबंधित है, वैक्सीनेशन से संबंधित है। यानी दोस्तों आप इसको मिशन इंद्रधनुष कह सकते हैं। क्या दोस्तों? मिशन इंद्रधनुष। इसकी शुरुआत कब हुई है? 25 दिसंबर 2014 को हुई है। 23 सितंबर 2017 को क्या हुआ? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण सन है और दोस्तों यह परीक्षा में आपका छपने वाला सवाल है। दोस्तों मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई है? 25 सितंबर 2014। 28 अगस्त 2014 क्या हुआ है? जनधन योजना की शुरुआत हुई है। 25 दिसंबर 2014 क्या हुआ है? तो दोस्तों आपको याद में रखना है टीकाकरण यानी कि मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है, वैक्सीनेशन से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शास्त्रीय भाषा नहीं है। दोस्तों आपकी परीक्षा में शास्त्रीय भाषा से भर भर के सवाल आ रहे हैं, इसीलिए दोस्तों यह सवाल आपके सामने पेश किया गया है। आइए बात करते हैं इस सवाल को लेकर। निम्नलिखित में से शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है? तमिल नहीं है, संस्कृत नहीं है, तेलुगु नहीं है, असमिया नहीं है। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें कुल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, तो आपको याद में रखना है 6। कितनी दोस्तों? 6। यानी कि दोस्तों जो शास्त्रीय भाषाएं हैं 6 भाषाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो नृत्य हैं 8, भाषाएं हैं 6। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों कौन कौन सी? तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, तेलुगु हो गया, ये सब क्लासिकल लैंग्वेज हैं। लेकिन असमिया ये दोस्तों क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, इसको आप नोट करके रखिएगा। आइए दोस्तों कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं मैं आपको बताता हूँ। 6 भाषाएं आप रट डालिएगा। तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़, उड़िया और मलयालम। आप गिन लीजिएगा, 3 3 6 भाषाएं हो गई। दोस्तों निम्नलिखित में से शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है? असमिया नहीं है। और 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, उड़िया हो गया और मलयालम हो गया। ये सब दोस्तों सबकी सब शास्त्रीय भाषाएं हैं। दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? तमिल। तमिल जो भाषा है वो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों आपसे इसकी सन भी पूछी जा सकती है, तो आपको नोट करके रखना है इसकी सन कब की? 2004 की है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम भाषा कौन सी है, तो आपको याद में रखना है उड़िया। उड़िया सबसे नवीनतम भाषा है। संस्कृत दोस्तों इसका सन कौन सी? इसकी सन 2005 की है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे सवाल आपने नोट कर लिए होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों नीति आयोग आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न, आप चाहे यूपी SSC लेखपाल, यूपी SSC पुलिस, यूपी SSC पैट या दोस्तों रेलवे ग्रुप डी कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, नीति आयोग आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण संस्थान है। हर परीक्षा में छपने वाला सवाल है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? वर्ष 1 जनवरी 2015 को हुआ है, 22 जनवरी 2015 को हुई है, या 19 फरवरी 2015 को हुई है, या 15 अगस्त 1969 को हुई है। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों करते हैं पोस्ट का पोस्टमार्टम। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, तो आपको याद में रखना है 1 जनवरी 2015 को। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2015। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों नीति आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको याद में रखना है स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। और दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी जी हैं। और नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। बस आप 4 से 5 सवाल याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। और दोस्तों इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी जी हैं। कौन दोस्तों? सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और दोस्तों इसके CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से दोस्तों? पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी। 19 फरवरी 2015 दोस्तों सॉइल हेल्थ कार्ड, यानी कि दोस्तों सॉइल हेल्थ कार्ड कब से शुरू हुआ है? 19 फरवरी 2015 को। 15 अगस्त 1969 अति महत्वपूर्ण सन, इसको दोस्तों इसरो ISRO इसरो की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को हुई है। और दोस्तों इसके वर्तमान में हेड कौन है? सोमनाथ जी हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आपको सारे सवाल बताए गए हैं। यहाँ से एक सवाल से आपको 8 से 10 सवाल दिए गए हैं। आप इस वीडियो की दोस्तों इंपॉर्टेंस को समझिएगा और सारे सवालों को नोट करते चलिएगा। आइए दोस्तों एक बार फिर से सब नज़र डालते हैं पूरे सवालों पर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को हुई है। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। और दोस्तों इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी जी हैं। और दोस्तों इसके CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर जी बनाए गए हैं। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई है? 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई है। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से शुरू हुई है। 19 फरवरी 2015 सॉइल हेल्थ कार्ड, इसको आप ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये कब से शुरू हुआ है? 19 फरवरी 2015 से शुरू हुआ है। 15 अगस्त 1969 ये दोस्तों इसरो का स्थापना वर्ष है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद में रखना सोमनाथ जी हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे सवाल आपने नोट किए होंगे, सारे सवाल आपको रट गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर।
दोस्तों संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण दोस्तों स्लाइड है, यहाँ से आपकी परीक्षा में 100% सवाल छपेगा। सारे सवाल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस स्लाइड के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? 42वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी, 86वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी, 73वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी या 61वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी? ये दोस्तों 4 संविधान संशोधन ऐसे संविधान संशोधन है जो ग्रुप डी की परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं और हर दिन हर शिफ्ट के अंदर पूछा जा रहा है सवाल है। तो दोस्तों इन सारे सवालों को आप सीरियसली होकर पढ़िएगा और नोट करते चलिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों आपको बता दें वोट डालने की जो उम्र है 21 वर्ष से 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन के तहत की गई थी। इसको आप नोट करके रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? वोट डालने की जो उम्र है 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। 42वां संविधान संशोधन कब का है? वर्ष 1976 का है। दोस्तों इसी को लघु संविधान कहा जाता है और दोस्तों इसी संविधान के संशोधन के तहत है, अभी मैंने आपको पहला बताया 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से 3 शब्द हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और ये कब का है? ये दोस्तों 1976 का, इसी को लघु संविधान कहते हैं। और दोस्तों 86वां संविधान संशोधन कब का? वर्ष 2002 का है। कब का दोस्तों? वर्ष 2002 का है और आर्टिकल 21A से संबंधित है। यानी कि दोस्तों निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? 86वां संविधान संशोधन है। और दोस्तों किसकी सिफारिश पर हुआ था? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर हुआ था। और कब का है? 2002 का है। 73वां संविधान संशोधन है, ये दोस्तों वर्ष 1992 में, वर्ष 1992 में तो ये दोस्तों इसका गठन हुआ था, लेकिन वर्ष 1993 में ये दोस्तों लागू हुआ था। और दोस्तों इसकी सन क्या है? 24 अप्रैल। इसीलिए दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे सवालों को आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के तहत यानी 11वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाएं हैं? 29 भाषाएं हैं। इसको दोस्तों 29 विषय हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन कब का है? वर्ष 1976 का है। किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको याद में रखना है, इसी को दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी संविधान संशोधन के तहत जो दोस्तों जो उसके अंदर प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? तो आपको याद में रखना है धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, और दोस्तों एक और था, वो आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अभी मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा दिमाग से स्लिप हो गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले वीडियो में अगले कुछ नए सवालों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखिएगा।